हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा। वेलकम टू दिस चैनल सवितास ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम बीपीएससी 131 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीपीएससी 131 ये बैक स्टूडेंट्स, इग्नू बैक स्टूडेंट्स के लिए एक सब्जेक्ट कोड है फर्स्ट ईयर का। पॉल साइंस का सब्जेक्ट है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शक्ति का वैध उपयोग पर एक निबंध लिखिए। इस क्वेश्चन को काफ़ी ईजी अप करके डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड होगा ये क्वेश्चन। और चैनल पे नए आए हो तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और इजी नोट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, शक्ति का वैध उपयोग पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, शक्ति का वैध उपयोग। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि वैधता का अर्थ, वैधता का पहले अर्थ समझाएंगे। ठीक है, और उसको फिर उसके जो डेफिनेशंस है, परिभाषाएं वो देंगे और इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे कि पूरा निबंध हो जाए, निबंध टाइप में एक पूरा पैराग्राफ हो जाए। 10 मार्क्स 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ये, 10 या 20। ठीक है, वैधता का अर्थ होता है, वैध हम उस चीज़ को बोलेंगे जो कानून से उसको सम्मति प्राप्त हो। ठीक है, कानूनरत हो, कानून के अधीन हो, जो चीज़ कानून के बाहर ना हो। ठीक है, वो चीज़ वैध समझते हैं ना। तो वैधता वह है, इसको हम बोलेंगे कि शक्ति के संबंध में वैध को हम बोलेंगे, वैधता वो है जो बल को शक्ति प्रदान करता है। बल तो किसी के पास भी होगा, वैध बल होना चाहिए, शक्ति तभी उसको कहेंगे। ठीक है, जब वैध हो, उसको कानून की सुरक्षा प्राप्त हो। वैध शक्ति वह होती है जो किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा दी जाती है। इसको और इजी अप करेंगे कि वैध शक्ति वह शक्ति है जिसे सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है और जिसका प्रयोग संगठन के लिए किया जाता है। इस तरह से आप इसको वैध शब्द को पहले डिफाइन करेंगे। अब मैक्स वेबर ने इसके बारे में क्या बताया है, वैध शक्ति के बारे में। तो 3 तरीकों से वैध शक्ति को उचित ठहराया जा सकता है। ठीक है, 3 तरीकों से शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराया, उचित मतलब ही वैध होता है। ठीक है, तो शक्ति के प्रयोग को वैध तभी ठहराया जा सकता है 3 तरीकों से, मैक्स वेबर के अनुसार। पहला बताया उन्होंने पारंपरिक वर्चस्व, शक्ति का संबंध पारंपरिक वर्चस्व। पारंपरिक मतलब जो पुश्तों से चली आ रही है, जैसे कोई औहदा है, कोई पदवी है जो कि पुश्तैनी है, जो एक पिता था, फिर उसके बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, परंपरागत चली आ रही है, तो लोग उस शक्ति को वैध मानते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया। और शक्ति सदा उन्हीं पर निहित होती है, उन्हीं के परिवार में निहित होती है, उन्हीं के परिवार को शक्ति आगे से आगे मिलती जाती है। ये हो गया पारंपरिक शक्ति का पारंपरिक रूप। ठीक है, दूसरा आएगा शक्ति का दूसरा रूप है करिश्माई विधि, करिश्माई विधि सम्मत। ठीक है, करिश्माई विधि मतलब कोई एक शक्तिधारी है जिस पर लोग विश्वास करते हैं, जिसको अपना नेता मानते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ विलक्षण योग्यताएं हैं, कुछ शक्ति है। जैसे कोई बाबा हो गया या फिर कोई है ना, इस तरह के लोगों पर कोई विश्वास करते हैं, तो वो उसकी आज्ञा का पालन लोग करते हैं, उसको वैध मानते हैं। तो इस तरह का दूसरा एक हो गया, शक्ति का दूसरा स्वरूप हो गया। और अब शक्ति का तीसरा स्वरूप बताया है मैक्स वेबर ने। इनके अनुसार हम पढ़ रहे हैं। तो मैक्स वेबर ने शक्ति का तीसरा संबंध बताया है तार्किक। ठीक है, तार्किक मतलब जिसका संबंध बुद्धि से हो, सोच समझ से हो और कानून के अधीन हो। लोग कुछ विशेष व्यक्तियों का आदेश मानते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य क्षेत्र में विशेष नियमों के तहत आदेश देने को प्राधिकृत किया गया हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति हो जिनको किसी विशेष नियम के तहत उनको स्पष्ट रूप से किसी कार्य क्षेत्र में वो शक्तियाँ दी गई हो, जैसे कि सरकारी व्यक्तियों को दी जाती है। ठीक है, उनको उस स्पष्ट रूप से उस कार्य क्षेत्र में आदेश देने की वो शक्ति दी गई है। तो ये प्रथम 2 प्रकार जो है व्यक्तिक उसमें आएंगे, और तीसरा जो ये तार्किक है, ये प्रक्रियात्मक स्वरूप में आएगा शक्ति के। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि चाहे किसी भी प्रणाली में शक्ति है, शक्ति की बात की जा रही है, या उसमें शक्ति का प्रयोगकर्ता जो है वो चाहते हैं कि शक्ति को वैध रूप से स्वीकार कर लिया जाए। चाहे हम पहली वाली कैटेगरी की बात करें, ये वाली
पारंपरिक वर्चस्व हो, या फिर दूसरा वाला आपका हो करिश्माई विधि, या फिर तीसरा तार्किक वाला हो। किसी भी शक्ति के उसमें हम देखेंगे कि जो प्रयोग करता है, शक्ति को जो प्रयोग करने वाला है, जिसके पास शक्तियां हैं, वो चाहेगा कि उसकी शक्ति को वैध रूप से स्वीकार किया जाए जनता द्वारा। ठीक है, शक्ति को स्वीकार नहीं करने वालों पर बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए ये महत्वपूर्ण है कि लोग विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था को वैध मानते। अब देखो, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको लोग क्या मानते हो, वैध मानते हो, कानूनी मानते हो। ठीक है, उसकी वैधता को समझते हो, मानते हो। वैधता का प्रश्न तभी बहुत महत्वपूर्ण होता है जब राजनीतिक व्यवस्थाओं के स्थायित्व व परिवर्तन की बात आती है। देखो, जो राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही है, जो बनी हुई है, उसके स्थायित्व पर, वो पक्का रहे, टिका रहे, या फिर अगर उसमें परिवर्तन भी करना है तो भी जो है वैधता काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसको आप और भी ज़्यादा जैसे समझ रहे हैं उस तरह से एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं, इसको काफ़ी बड़ा बनाने के लिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। राजनीतिक प्रणालियां तब भी संचालित होती है जब जनसंख्या का एक बड़ा भाग वैधता को मानना छोड़ दे। देखो, राजनीतिक व्यवस्था, अब इसमें दूसरा पहलू ये आ रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था तब ज़्यादा अच्छी रहती है जब लोग इसकी वैधता को माने, लेकिन अगर इसकी वैधता को नहीं मानते तब भी राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। परंतु ऐसी स्थितियों में क्या करना पड़ता है, जनसंख्या का, अगर जो ऐसी स्थिति है जिसमें वैधता को अस्वीकार करे, अगर जनसंख्या वैधता को अस्वीकार करती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि शासनकाल को पूरी तरह से शक्ति पर भरोसा करना पड़ता है। फिर शक्ति पर पूरी बात आ जाती है, फिर शक्ति के हिसाब से ही उसको शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। पर जो ऐसी स्थिति है, शक्ति पर जो शासन व्यवस्था चलता है वो पूरी तरह से अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित मतलब वो कभी भी टह सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है और स्थिति पर निर्भर हो जाता है। ऐसी स्थितियाँ कुछ ही समय के लिए रहती है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जो शक्ति पर संचालित शासन व्यवस्था होती है जिसको वैध रूप नहीं मिलता है, ऐसी शासन व्यवस्था क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थितियाँ उत्पन्न करती है और फिर क्रांति आने से फिर स्थितियाँ बदल जाती है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। शक्ति का वैध रूप मतलब अगर शक्ति वैध रूप में है तभी लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अगर शक्ति का वैध रूप हो, कानून के अधीन हो। ठीक है, लेकिन अगर शक्ति का वैध रूप ना हो तो भी व्यवस्था चलती है, परंतु फिर पूरी तरह से बल के हिसाब से चलेगी, और बल पर जो कानून व्यवस्था चलती है वो अस्थिर होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि उसके बाद जो है जो बल के हिसाब से कानून व्यवस्था चलाई जाती है या समाज को चलाया जाता है, वो बाद में क्रांति का रूप ले लेता है और फिर वो परिवर्तन उसमें आ जाता है। तो इस तरह से शक्ति के रूप को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। काफ़ी ईजी अब करने की कोशिश की है मैंने, इसमें निष्कर्ष दे सकते हैं आप लास्ट में ज़रूर। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे लोग हो सकते हैं जो नियमों का पालन केवल दंड के भय से करते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में स्थिरता होती है क्योंकि लोग इस शासन व्यवस्था की वैधता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, भय के कारण भी लोग की दंड मिलेगा, दंड के कारण भी, जैसे कि अगर चोरी की बात ले ले, चोरी नहीं करनी है क्योंकि उसके अगर चोरी करेंगे तो दंड मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से भी लोग इसकी वैधता को स्वीकार करते हैं। इस तरह से आप लास्ट में निष्कर्ष जरूर दीजिए। आई थिंक आपको इजी लगा होगा क्वेश्चन, और अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।